Hello students, today we are going to do the next topics of chapter number 4, that is atomic structure. In the last lecture we have studied till discovery of electrons. Now we are going to study about the discovery of protons. So who has discovered the protons? That is in 1886 Edwin Goldstein sir discovered the existence of protons. As you know that atoms are electrically neutral. So we in the last lecture I have told you that it has one subatomic particle which is negative, that is electron. So when it is neutral, neutral means it has no charge, neither positive nor negative, but I have told you that it has some negative charge in it. अगर हमें इसे न्यूट्रल, वी हैव टू मेक इट न्यूट्रल, इट मीन्स देयर शुड बी सम पॉजिटिव थिंग इन इट, देयर शुड बी सम पॉजिटिव थिंग ना. सो देन he discovered the existence of new type of rays in the discharge tube and named that as cathode rays or canal rays. So he used a discharge tube. He has used a discharge tube with a perforated cathode in it. In a very high voltage was applied to the discharge tube. Reduced pressure and high voltage was applied and a gas was passed through it at a low pressure. A faint red glow was observed behind the screen. Perforated cathode, behind perforated cathode, a faint red glow was observed, and that faint red glow was some due to some rays, and that was produced at anode, So these rays are beams of particles which move in direction opposite to cathode rays. If they are moving towards anode, means some positive thing is going towards anode. You know that anode rays carries negative charge and cathode rays carry positive charge. When some rays are going towards anode, means attraction is going on na, so it means नेगेटिव के पास कोई चीज़ पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज पड़ा है. बिकॉज मैं बोल रही हूँ आपका एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो अब मैंने आपको बोला एक सब एटॉमिक इसमें नेगेटिव पड़ा है, तो अगर न्यूट्रल बनाना है तो कुछ पॉजिटिव भी होना चाहिए. तो जब हमने एक और एक्सपेरिमेंट किया, रेस पास करी परफोरेटेड कैथोड से, तो एक रेस निकली है और परफोरेटेड के पीछे जाकर एक फेंट रेड ग्लो आपको मिला है, जिसके अंदर कुछ रेज हैं जो कैथोड पर बनी है. तो कैथोड पर आएंगे तो समथिंग, अगर कैथोड नेगेटिव है तो कुछ पॉजिटिव इसकी तरफ अट्रैक्ट किया है, तो वो पॉजिटिव क्या उन्होंने नाम दिया, प्रोटॉन्स नाम दिया. तो जैसे आपकी कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, वैसी एनोड रेज भी आपकी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं एंड कास्ट शेडो ऑफ ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड इन देयर पाथ, और वो एक शेडो कास्ट करती हैं जो ऑब्जेक्ट्स उनके पाथ में, उनके रास्ते में पड़े हैं. कैथोड रेज, these rays are made up of material particles which have energy in them, as they also rotate a light pedal kept in between the cathode and anode. इनके अंदर कुछ एनर्जी होती है. ये रेस ऐसे मटेरियल से बनी होती है भी, इनके पाथ के बीच में एक पेडल रखा जाता है जो उनको ये रोटेट भी करती हैं, उस पेडल को, लाइट पेडल को. अनलाइक कैथोड रेस, ये रेस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कैरी करती हैं एज दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड द नेगेटिव प्लेट, जब हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जो मैं आपको अभी बता चुकी हूँ. भी एनोड के पास अट्रैक्ट हो रही है, इसका मतलब कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं. अनलाइक कैथोड रेज, नेचर ऑफ कैथोड रेज डिपेंड अपॉन द गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब. डिफरेंट गैसेज हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉजिटिव रेज which contain particles having different masses. अब कैथोड रेज में तो वो नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड नहीं करती थी, किसी भी गैस पे करते थे उसका सेम रहता था, सेम इलेक्ट्रॉन्स निकलते थे, सेम मास के इलेक्ट्रॉन्स निकलते थे. बट इन एनोड रेज, पॉजिटिव रेज का जो मास है वो डिफरेंट हो जाता है जब आप डिफरेंट गैसेस लेते हो. तो लाइटेस्ट पार्टिकल हमारे अर्थ के ऊपर साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया भी, जो लाइटेस्ट पार्टिकल है वो हाइड्रोजन गैस है. तो उनके हाइड्रोजन गैस के कंपैरिजन में हमने
प्रोटॉन्स का मास निकाला है। तो इनका मास हमने क्या निकाला है, वाज फाउंड टू बी 183 टाइम्स मोर देन द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये इतने टाइम्स ज़्यादा बड़ा था इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा छोटा है प्रोटॉन के कंपैरिजन में। तो इसका कितना मास है, 1.673 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये आपका प्रोटॉन का मास है। और प्रोटॉन के पास, प्रोटॉन हैज़ एन इक्वल बट ऑपोजिट चार्ज टू डैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का मास उतना ही होता है इलेक्ट्रॉन के मास के अकॉर्डिंग, बट उसका पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज होता है। क्लियर? सो द एब्सोल्यूट चार्ज क्या होता है प्रोटॉन का एब्सोल्यूट चार्ज क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, और इट कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब आती है न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट ने प्रिडिक्ट किया प्रोटॉन्स कुड नॉट अकाउंट फॉर द मास ऑफ एन एटम। अब उन्होंने बोला भी खाली प्रोटॉन्स नहीं हमारा मास झेल सकते हैं, एटम का पूरा मास वो नहीं कवर अप कर सकते, कुछ और भी पड़ा है, कुछ और पार्टिकल्स भी पड़े हैं। तो उन्होंने उनका एक्सपेरिमेंट किया। फिर एक साइंटिस्ट आए, जेम्स चैडविक, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। ही बोम्बार्डेड अ थिन गोल्ड फॉइल। उन्होंने क्या किया, एक थिन शीट ली बेरिलियम की, और इसके ऊपर उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स की बोम्बार्डमेंट की, अल्फ़ा पार्टिकल स्ट्राइक्स करवाए। ही ऑब्जर्व दैट एमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स विद मास स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ प्रोटॉन। उन्होंने ऑब्जर्व किया भी कुछ पार्टिकल्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मीन्स उनका कोई मतलब कि उनका कोई चार्ज नहीं है, ना वो नेगेटिव है ना वो पॉजिटिव है, बट कुछ पार्टिकल्स निकल रहे हैं जिनका मास प्रोटॉन से ज़्यादा है। तो उन्होंने उनका नाम दिया न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स आर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस अलॉन्ग विद प्रोटॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं, आपके प्रोटॉन्स के साथ ही होते हैं न्यूक्लियस के अंदर एटम के। सो दे कॉन्ट्रीब्यूट ओनली टू द मास ऑफ द एटम। और ये किस में काम करते हैं, सिर्फ ये मास ऑफ द एटम में ही हेल्प करते हैं, एटॉमिक वेट में हेल्प नहीं करते हैं। ठीक है, तो फिर आपका स्ट्रक्चर हम आगे अब पढ़ेंगे कैसे कैसे स्ट्रक्चर होते हैं। फिर आपके 3 साइंटिस्ट आए एटॉमिक मॉडल्स लेकर, जिन्होंने, अब हमें ये तो पता चल गया भी कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड देन न्यूट्रॉन्स। पर जब पहले हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ही थे, बाद में न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई वेरी लेटर ऑन। तो पहले इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स के थ्रू थॉमसन ने अपना मॉडल दिया भी कैसे आपके, कहाँ पे आपके प्रोटॉन्स होते हैं और कहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 20th सेंचुरी में थॉमसन ने एक मॉडल दिया एटम का, इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। मतलब कि जैसे आपकी पुडिंग होती है, हलवा आप खाते हो ना, तो हलवा, उन्होंने बोला जो पुडिंग है आपकी, पुडिंग आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और जो उसमें नट्स होते हैं वो आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे उन्होंने एक और एग्जांपल दिया आपको वाटरमेलन का। तो वाटरमेलन का जो आपका वो रेड पोर्शन है वो आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। जो उसके अंदर सीड्स हैं, सीड्स होती हैं वाटरमेलन के अंदर, जब आप उसको कट करते हो हाफ में, तो जो सीड्स होती हैं दिखती हैं आपको, वो सीड्स क्या आपकी इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उन्होंने इन 2 मॉडल्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया। प्लम पुडिंग मॉडल इसको हम बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है, प्लम पुडिंग मॉडल। थॉमसन मॉडल और प्लम। उन्होंने बोला जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एम्बेडेड है और जो स्फीयर है वो आपका पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, एज इट रिसेंबल्स अ पुडिंग इन प्लम्स आर एम्बेडेड। थॉमसन ने बोला पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों है, चार्जेस आर इक्वल इन एन एटम, हेंस एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। उन्होंने बोला जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव हैं। अब जितने पॉजिटिव हैं, अगर 20 पॉजिटिव चार्ज हैं और 20 नेगेटिव हैं, तो दोनों कट जाएंगे, तो आपके पास कोई भी चार्ज नहीं बचेगा, तो आपका एटम क्या हो गया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। हाउएवर वो ये नहीं बता पाया, ही कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स विच आर ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली स्कैटर्ड विदाउट बीइंग अट्रैक्टेड टू ईच अदर। उन्होंने ये नहीं बताया, अब आपको ये बात भी पता है पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करता है ना, क्योंकि ये अनलाइक पार्टिकल्स हैं, तो अनलाइक चीज़ें एक दूसरे की तरफ खींचती हैं। अब वो ये तो बता नहीं पाया भी कैसे ये चीज़ें अलग अलग पड़ी हैं।
अगर पॉजिटिव भी पड़ी हैं उसी में और नेगेटिव भी उसी में पड़ी हैं और इक्वल क्वांटिटी में पड़ी हैं तो वो तो अट्रैक्शन शो करनी चाहिए। तो वो तो ये बता ही नहीं पाया अभी कहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं और कहाँ पे प्रोटॉन्स हैं। उसने तो ये बोला जो स्फीयर है वो पूरा पॉजिटिव है और जो उसके अंदर छोटे छोटे प्लम्स के अंदर प्लम्स हैं आपके प्लम पुडिंग मॉडल में प्लम्स हैं वो आपके क्या है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, या वाटरमेलन में जो सीड्स हैं वो आपकी नेगेटिव है, वो आपकी इलेक्ट्रॉन्स है। तो वो आपको यूनिफॉर्मली स्कैटरिंग नहीं बता पाया अभी कहाँ पे आपके पॉजिटिव है और कहाँ पे आपके नेगेटिव है। तो इस कारण से ये मॉडल उसका हो गया फेल। तो ये आपका डायग्राम है ऐसे, ये सारा पॉजिटिव है उसके अंदर नेगेटिव है, तो ये बता ही नहीं पाया। नहीं तो आपको तो ये यूनिवर्स का लॉ पता ही है भी ऑपोजिट थिंग्स अट्रैक्ट ईच अदर, तो इसका मतलब पॉजिटिव थिंग नेगेटिव थिंग की तरफ अट्रैक्ट करनी चाहिए, पर ये तो नहीं कर रही हैं, तो ये कैसे नहीं हो रहा। फिर उन्होंने लिया रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया। फिर रदरफोर्ड आया, उसने अपना स्ट्रक्चर दिया एटम का लाइक सोलर सिस्टम। ठीक है, उन्होंने सोलर सिस्टम का मिनी सोलर सिस्टम लिया। ठीक है, अब he concluded through his gold foil alpha ray scattering experiment that positive charge in atom is located in small sphere in the center of the atom। उन्होंने बोला, उन्होंने गोल्ड फॉयल के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया, अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करवाएं। उन्होंने बोला भी जो आपका पॉजिटिव चार्ज है ना वो एटम के बीचों बीच पड़ा है, सेंटर में पड़ा है, छोटा सा है और सेंटर में पड़ा है, उन्होंने ये बोला। ठीक है, ही नेम दिस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एज न्यूक्लियस। उन्होंने इसका नाम क्या दिया, न्यूक्लियस नाम दिया। ठीक है, जो मोस्ट ऑफ द स्पेस है एटम में वो एम्प्टी है एंड द इंटायर मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। उन्होंने बोला ज़्यादातर जो स्पेस है इस एटम में वो एम्प्टी है, खाली पड़ी है, और इसका जो मास है ना वो न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड करता है, पूरे एटम का जो मास है वो न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है। ठीक है, he also proposed that electrons revolve around the nucleus like the planets revolve around the sun। so that is why रदरफोर्ड के मॉडल को हम क्या बोलते हैं, प्लानिटरी मॉडल भी बोलते हैं। उन्होंने बोला भी जैसे ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आपके प्रोटॉन्स पड़े हैं, इसके अराउंड आपके क्या घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। जैसे हमारे सोलर सिस्टम में हमारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड। ठीक है, उन्होंने ये बोला, आपको पता है ना ये हमारा सन होता है, ये प्लैनेट घूम रहा है, फिर ये घूम रहा है, फिर ये घूम रहा है, ऐसे ऐसे आपके प्लैनेट्स घूमते हैं ना, तो ये आपके इलेक्ट्रॉन्स आपके सन के अराउंड घूम रहे हैं, और आपके जो बीच में पड़ा है वो आपका क्या है, प्रोटॉन्स हैं यहाँ पे, और ये आपका क्या है, न्यूक्लियस इसको नाम दिया। और जो आपका जितना भी आपका जो मास है ना एटम का वो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करता है, सिर्फ आपका जो मास है एटम का वो यहीं से पता चलता है, इलेक्ट्रॉन से नहीं पता चलता। ठीक है, उन्होंने फिर इसको आगे फर्दर एक्सप्लेन किया, और उन्होंने ये बोला भी रदरफोर्ड आल्सो प्रपोज दैट न्यूक्लियस कंटेन अदर पार्टिकल बिसाइड प्रोटॉन्स। उन्होंने ये भी बोला भी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स के अलावा भी कुछ और पड़ा है। दिस पार्टिकल हैज़ नो चार्ज। उन्होंने बोला इस पार्टिकल का कोई चार्ज नहीं है, बट हैज़ मास रफली सेम और एज दैट ऑफ प्रोटॉन। बट उन्होंने रफली ये बोला भी उसका मास या तो प्रोटॉन के जितना ही है या उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। हाउएवर रदरफोर्ड उसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अगर कोई चीज़ आपको पता है बीच में आपका पॉजिटिव है, साइडों में आपका नेगेटिव है, ठीक है, अब ये तो पता नहीं, आपको पता है यूनिवर्सल जो लॉ होता है पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करता है, तो इसका मतलब ये तो अट्रैक्ट करेंगे, ये तो सारा अंदर आ जाएगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, पॉजिटिव थिंग नेगेटिव थिंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, वो खींचेगी, तो सारी चीज़ें तो अंदर आ जाएंगी, तो आपका एटम तो कोलैप्स हो जाएगा। पर ये आपका कोलैप्स तो होता नहीं है, फिर आपका एटम तो अनस्टेबल हो जाएगा। बट आपका ये जो रदरफोर्ड था ये मॉडल तो सही था, बट ये स्टेबिलिटी नहीं बता पाया। ये क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाया, आपको स्टेबिलिटी नहीं बता पाया भी, आपका रदरफोर्ड जो आपको ये नहीं बता पाया भी एटम आपका स्टेबल कैसे होगा, ये कैसे आपके मूव कर रहे हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव कर रहे हैं प्रोटॉन्स के अराउंड। उन्होंने ये भी बोला भी प्रोटॉन्स के अलावा भी कुछ और अंदर पड़ा है न्यूक्लियस के अंदर, बट उन्होंने उसका नाम नहीं दिया भी वो न्यूट्रॉन्स हैं। उन्होंने ये बताया भी अंदर कुछ पड़ा है प्रोटॉन्स के अलावा, उनका कोई चार्ज भी नहीं है, और उनका जो मास है या तो वो प्रोटॉन से ज़्यादा है या प्रोटॉन्स की इक्वल है, और इलेक्ट्रॉन्स उनके अराउंड घूम रहे हैं। अब उन्होंने ये नहीं बताया किस तरह से घूम रहे हैं, उन्होंने बोला बस घूम रहे हैं। पर घूम रहे हैं तो इसका मतलब कोई चीज़ अगर बाहर नेगेटिव और अंदर पॉजिटिव पड़ी है तो वो तो अट्रैक्ट हो जाएगी, और वो अंदर आ जाएंगे सारे के सारे, अंदर टूट गिरेंगे तो ये आपका एटम्स कोलैप्स हो जाएगा और अनस्टेबल हो जाएगा, तो ये स्टेबिलिटी नहीं प्रूव कर पाए। फिर आपका आया थर्ड साइंटिस्ट बोहर।
इसलिए हमें बोहर मॉडल की ज़रूरत पड़ी। एक और साइंटिस्ट आए बोहर, उन्होंने ड्रॉबैक्स जो थे रदरफोर्ड के मॉडल को ओवरकम किए बाय प्रपोजिंग हिज ओन मॉडल बाय नील्स बोहर। इनका पूरा नाम क्या था? नील्स बोहर। ठीक है, इन्होंने ये बताया भी जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक पर्टिकुलर फिक्स सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी शेल्स बोलते हैं। आपके ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स सर्कुलर पाथ कॉल्ड एनर्जी शेल्स और एनर्जी लेवल्स। और उन्होंने बोला हमारे 7 सच शेल्स होते हैं एटम्स में, जिनके नाम है KLMN एंड सो ऑन, और उनका नंबर क्या है? 1 2 3 4 सो ऑन। और ईच शेल में एक फिक्स्ड अमाउंट की एनर्जी एसोसिएट होती है। एंड क्लोजेस्ट शेल जो न्यूक्लियस के साथ है, जो बिल्कुल न्यूक्लियस के पास है, उसके पास कम एनर्जी होगी। और जैसे जैसे वो शेल न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा, भागता रहेगा, उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। An electron is in one energy shell, it does not lose energy even when it revolves around the nucleus and does it not collapse। और आपका इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी शेल में, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आपके एक एनर्जी शेल में पड़े हैं, उनकी एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं, और वो जब भी न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करने, और ना ही वो न्यूक्लियस के अंदर आके गिरते हैं। ठीक है, उन्होंने ये बताया। अब आपकी मर्जी नहीं है भी एक शेल में आप अपनी मर्जी से जितने मर्जी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करवा दो, नो। उन्होंने आपको बताया भी कितने, एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, और उनकी एक फिक्स्ड अमाउंट एनर्जी होगी, और वो ना कम होएगी ना ज़्यादा होएगी। तो इस तरह से उनके पास एक एनर्जी थी जो उन इलेक्ट्रॉन्स को उन शेल्स के अंदर बाउंड की हुई थी, और वो घूम रहे थे। ठीक है, और ना वो अंदर जा रहे थे, इसीलिए वो कोलैप्स नहीं हुए। तो उन्होंने उसका नाम क्या दिया था? एनर्जी शेल। तो जो फर्स्ट शेल है उसके अंदर कितने होते हैं, उसका नाम क्या होता है? K होता है, और उसमें कितने होते हैं? 2। तो पहले शेल में K में 2 होते हैं, फिर 8 होंगे, फिर 18 होते हैं, एंड देन 32। और इनका फॉर्मूला होता है 2n²। ठीक है, तो अगर आप n की वैल्यू 1 डालते हो तो क्या आ जाएगा? 2। K शेल का नंबर क्या है? 1 है ना। तो अगर आप n की वैल्यू 1 डालते हो तो क्या आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं पहले शेल में। फिर आप n की वैल्यू 2 डालते हो तो 2 टू द 4, 4 टू द 8, तो नेक्स्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं, इससे कम आ जाएंगे बट इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। फिर थर्ड में 18 आएंगे, 18 से कम आएंगे बट इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। फिर उससे आएंगे 32। ठीक है, तो ये आपके किस में? K शेल में, L में, M में एंड N। इसका नंबर होता है 1 2 3 एंड 4। ओके, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2n², जिससे आपको पता चलता है कितने इलेक्ट्रॉन्स किस शेल में है। और जो शेल आपका न्यूक्लियस के पास होता है उसमें एनर्जी कम होती है, और जैसे जैसे शेल आपका दूर चला जाता है उसमें एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। तो ये किसने दिया हमें? बोहर मॉडल ने दिया। ओके, आई वुड बी शेयरिंग द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।